नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं शनि परिवर्तन की, तो वही एपिसोड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि शनि जब अपना घर बदल रहा है, अपनी राशि बदल रहा है, तो उसके क्या प्रभाव रहेंगे। और एक इसके अंदर एक और नई घटना घटने जा रही है कि हमारे कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अभी स्थिति क्या है ग्रहों की कि शनि ना तो पहली राशि में है और ना अगली राशि में, वो बीच में खड़ा भी परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी कार्य को की गणना हम ये नहीं कर सकते कि वह किस दिशा में संपूर्ण होगा। सब उलझा पुलझा है, अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। कुछ लोग पीछे से चले आ रहे थे, वो बड़ी अच्छी स्थिति में थे, आज वो डाउन जाने शुरू हो जाएंगे। जो पीछे से चले आ रहे थे और वो किसी डाउन स्थिति में थे, वो अब बेटर होने शुरू हो जाएंगे, अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्थिति आज ऐसी स्थिति है कि हम इसके किसी चीज़ का संपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। हम संपूर्ण तरीके से नहीं कह सकते कि क्या निश्चित रूप से क्या होगा। तो इसलिए इस स्थिति में आज हमारे कुछ 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो उनकी स्थिति भी क्या रहेगी? हौच पौच रहेगी। मतलब कि ना तो वोटर के दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आएगी कि हम क्या करें, वो कंफ्यूज रहेगा। और उसके बाद वोटिंग होने के बाद भी पार्टियों की स्थिति ऐसी रहेगी कि किसी को भी पूर्ण रूप से बहुमत मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। तो इसलिए बड़ी हौच पौच की स्थिति है ग्रहों की। और ये स्थिति जो है पूरे विश्व में वैसे तो परिवर्तन होने जाएगा, पूरे विश्व में परिवर्तन होगा। पर हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपने यहाँ की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ इन 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी स्थिति बड़ी अस्त व्यस्त रहने वाली है। कोई ना तो अच्छे परिणाम आने वाले हैं और ना हम किसी चीज़ को सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम करें तो करें क्या। या तो क्योंकि परिणाम अब जब इस तरीके के आएंगे कि उसको सुनिश्चित नहीं होगा, तो उसमें होगा क्या? इन मिले जुले परिणामों के अंदर सरकार भी जोड़ तोड़ की बनेगी। तो चुनाव के बाद फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी, कौन किसके पक्ष में जाए, कौन किसके साथ मिले। तो इसमें यही है कि हम एक गणना करें, वही स्थिति दोबारा आ जाती है कि हम किसी चीज़ की, उसकी योग्यता की, उसकी कार्यशैली की हम गणना नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज्योतिषी हैं। हम उसके बारे में, मैं ज़्यादा राजनीति के विषय में नहीं जानता, मैं ज्योतिष के बारे में जानता हूँ कि ज्योतिष की वजह से या इन ग्रहों की वजह से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ भी वही बात करते हैं। तो हम समय का ही विश्लेषण करेंगे, हम और किसी चीज़ का विश्लेषण नहीं कर सकते कि किसने क्या किया। का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं 3 चीज़ों का समय हम उसके अंदर काउंट करते हैं। उसकी 3 चीज़ों की गणना करते हैं, 3 तरीके के समय की, जिसमें साल, महीना और दिन। अगर हम साल की बात करें 2022, तो कौन कौन सी पार्टी के लिए वो बढ़िया है और किसके लिए वो खराब है। आम आदमी पार्टी के लिए यह साल बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, अच्छा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, उनके लिए भी ठीक है। उनके लिए परसेंटेज कम, बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि अभी जो है पीछे काफ़ी समय से त्रस्त में से गुजरे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे वर्ष की कि किस पार्टी के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। तो वर्ष लगभग सभी पार्टियों के लिए, तीनों पार्टियों के लिए बढ़िया है। सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी के लिए देखें तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं महीने की, माह की। ये महीना इन पार्टियों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी का महीना, 10 फरवरी से 10 मार्च तक जो हमारे चुनाव होने हैं, उसमें किस पार्टी के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी के लिए भी गुड है, बढ़िया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गुड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी गुड है। तो तीनों पार्टियों के लिए महीना बढ़िया है। अब हम बात करते हैं दिनों की।
तो दिनों की गणना हम एक एक दिन की तो यहाँ नहीं बता सकते आपको, पर ये हमने सबका निष्कर्ष जो निचोड़ जो निकाला है कि उसमें मैक्सिमम डेज किसको बढ़िया मिलते हैं और किसको खराब मिलते हैं। तो उसमें हम अगर अपना निर्णय दें तो आम आदमी पार्टी के लिए जो डेज़ हैं वो नॉर्मल हैं, उसमें कुछ बढ़िया हो सकते हैं, कुछ घटिया हो सकते हैं और कुछ नॉर्मल हो सकते हैं, तो लगभग नॉर्मल हैं अगर सारे दिनों का निचोड़ निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़िया है, दिन बढ़िया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए लगभग बैड यानी खराब दिन है। तो यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति माइनस में जाती है। अब हम देखते हैं कि किस पार्टी का किस स्टेट के लिए तालमेल कैसा है। इसे ज्योतिष शास्त्र में कांकड़ी विचार कहते हैं कि उनका किस दूसरे सब्जेक्ट से उनके रिलेशन कैसे हैं, उनके लिए वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम वो देखते हैं। हमारे पास स्टेट आती है गोवा। तो यहाँ जो हम कंपैटिबिलिटी इनकी चेक करने जा रहे हैं स्टेट और पार्टी के बीच में, तो अगर हम गोवा की बात करें, बीजेपी सिंगल प्लस, आप पार्टी ट्रिपल प्लस, यानी 3 गुना आप पार्टी को फायदा मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एक बात और बता दें कि ये एक संभावनाओं का विज्ञान है। यहाँ पे किसी चीज़ को सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता, संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को ऐसा ना लें कि ऐसा होगा ही। हाँ, संभावनाएं ऐसी हैं, मैक्सिमम संभावनाएं और मिनिमम संभावनाओं के ऊपर ही हम बात कर सकते हैं। और जब हम कांग्रेस की बात करेंगे, गोवा के साथ कांग्रेस की कंपैटिबिलिटी कितनी है, तो वह डबल प्लस आ रही है। अब अगली स्टेट है मणिपुर। जब हम मणिपुर के लिए बात करते हैं तो इसकी बीजेपी की कंपैटिबिलिटी अगर मणिपुर के साथ देखते हैं तो ट्रिपल प्लस यानी बहुत बढ़िया। और जब हम बात करते हैं आप पार्टी की और मणिपुर की तो नॉर्मल है। और जब हम बात करते हैं कांग्रेस की और मणिपुर की, वह भी नॉर्मल है, डबल प्लस है। उत्तराखंड लगभग सभी पार्टियों के लिए नॉर्मल सा है। बीजेपी के लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बाकी दोनों के लिए नॉर्मल है। हम बात करें पंजाब की, पंजाब भी अगर बीजेपी के रिलेशनशिप देखें, हम उनकी कंपैटिबिलिटी देखें तो बढ़िया है, आपकी भी बढ़िया है और कांग्रेस की भी बढ़िया है। तो तीनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कंपैटिबिलिटी सबसे बढ़िया है और आपकी कमजोर है। हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, आप पार्टी की हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। और कांग्रेस की भी नॉर्मल है, बहुत बढ़िया कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो बीजेपी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की एक बहुत अच्छी स्थिति है। और उत्तर प्रदेश मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टेट है, जिसके रिजल्ट्स का प्रभाव हमारे पूरे भारतवर्ष के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए ये अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकलता है कि बीजेपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ले रही है, उसके बाद आप पार्टी और उसके बाद उसके नीचे कांग्रेस। तो बीजेपी यहाँ विजयी नज़र आती है। अब हम देखते हैं किस किस पार्टी के हेड, उनकी क्या पोजीशन है। तो जब हम पार्टी हेड की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, गुड, अच्छी पोजीशन है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, गुड, बहुत अच्छे समय से गुजरे हैं अभी और उसका प्रभाव डेफिनेटली इनको मिलेगा, उसके फल जरूर मिलेंगे। और इनके पास तो अपनी ऊर्जा बहुत है, इन्होंने पिछले इतने सालों में जो ऊर्जा अर्जित की है वो बहुत है, वो शायद किसी के पास नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट इनके साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ ये भी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। इन्होंने अकेले दौड़ना है ना, रेस में अकेले दौड़ना है। और ये 2019 से ऐसे ही होता चला आ रहा है। 2019 में भी हमारे पास विकल्प नहीं था, अकेले दौड़े और जीते। तो आज भी हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम इनके अगेंस्ट किसी को खड़ा कर सकें। कौन है, कोई नजर नहीं आता। तो इनकी पोजीशन अच्छी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया गांधी, इनकी पोजीशन बड़ी खराब है।
तो ये तो अपने, मैं समझता हूँ, मृत्यु तुल्य कष्ट के दौर से गुजरने जा रही हैं। इनकी पोजीशन बहुत खराब है। तो दोस्तों, ये थी संभावनाएं, ये थी गणना हमारी जो हमने आपको बताई। इसके बाद हमारे कुछ विशेष नॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम ये गणना करते हैं। किसी कर्मफल के मिलने में मुख्य रूप से 4 बिंदु पर विचार किया जाता है: क्षमता, रणनीति और वंशानुगत, हेरिडिटरी। यहाँ केवल ज्योतिष समय का विश्लेषण किया जा रहा है। यहाँ क्षमता, रणनीति और वंशानुगत बिंदुओं पर विचार नहीं किया जा रहा जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ अगर हम एनडीए और यूपीए की बात करें तो दोनों की पावर, दोनों की अवस्था लगभग बराबर है। तो उसमें उसकी वजह से कोई फेरबदल ज्योतिष शास्त्र में नहीं होता। तो अल्टीमेटली अब हम जो निष्कर्ष है उस पर उसकी बात करते हैं। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मतदान में अधिक संख्या में मतदान होने की संभावनाएं बनेगी। मतदान जो होगा अधिक संख्या में होगा और 70% से ऊपर की संभावनाओं को बल मिलता है। लास्ट टाइम शायद 61% था, तो मैं समझता हूँ 70% के आसपास इस टाइम होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बदला है लास्ट टाइम में और अब में। उस टाइम कुछ और था, आज कुछ और है। हो सकता है 70 से भी ऊपर चले जाए, अदरवाइज 70 तो होगा ही होगा। और मतदान शांतिपूर्ण रहेगा, उसमें भी कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है कि वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति होने जा रही हो। आप पार्टी को अपनी क्षमता, जितनी उनकी ताकत है, जितना उनका विस्तार है, उससे थोड़ा अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच में मुकाबला है और तीसरी पार्टी कोई मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी स्थिति कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के बीच कड़े मुकाबले की संभावनाएं बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अर्जित बल भी है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि 5 साल से अगर या 7 साल से अगर वो सत्ता में हैं तो उनके पास एक अर्जित बल है जो शायद किसी के पास नहीं है। तो इसलिए उनकी संभावनाएं और अधिक बनती है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को उन्नत संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो संभावनाएं यही हैं दोस्तों। तो मैं सभी लोगों को जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, जो प्रतिभागी हैं इस इलेक्शन में, इस चुनाव में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूं। हम दूसरे एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।